जरा सोचिए, एक देश दिवालिया होने की कगार पर, उसके पास अपने जरूरी खर्चे जैसे पेट्रोल और दवाइयां खरीदने के लिए बस कुछ हफ्तों के पैसे बचे हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 1991 में भारत की हकीकत थी। तो चलिए आज उसी नाटकीय संकट और उससे उभरने की उस असाधारण कहानी को समझते हैं जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। तो बात है 1991 की। भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक मुश्किल के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था। हालात आप यकीन नहीं करेंगे, इतने खराब थे कि देश का खजाना लगभग खाली हो चुका था। हमारे पास पेट्रोल और दूसरी जरूरी चीजें बाहर से मंगाने के लिए सिर्फ 3 हफ्तों का पैसा बचा था और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा देश जिसके पास बस गिनती के कुछ हफ्तों का पैसा बचा हो, वो खुद को दिवालिया होने से आखिर बचाता कैसे है? और इसका जवाब यकीन मानिए किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। सरकार ने एक बहुत बड़ा और सीक्रेट फैसला लिया। फैसला था देश के सोने को, हमारे गोल्ड रिजर्व्स को चुपचाप विदेशी बैंकों में गिरवी रखने का। और जानते हैं, ये बात शायद दुनिया को कभी पता भी नहीं चलती अगर एक तेज तरार पत्रकार ने एयरपोर्ट पर कुछ अजीब, कुछ असामान्य सुरक्षा नहीं देखी होती। उसी की छानबीन से ये खुलासा हुआ कि भारत का सोना, देश की इज्जत, रात के अंधेरे में देश से बाहर ले जाया जा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत इस हाल में पहुंचा कैसे? इस संकट की जड़ें कहाँ थी? ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, आज़ादी के ठीक बाद के दौर में। देखिए, आज़ादी के बाद भारत एक तरह के चौराहे पर खड़ा था। दुनिया में उस वक्त मोटे तौर पर 2 रास्ते थे। एक था अमेरिका वाला पूंजीवाद, मतलब कैपिटलिज्म, जहां ज्यादातर व्यापार प्राइवेट हाथों में होता है। और दूसरा था सोवियत संघ वाला समाजवाद या सोशलिज्म, जहां सब कुछ सरकार कंट्रोल करती थी, खेत, फैक्ट्रियां, बैंक, सब कुछ। और भारत ने चुना सोवियत मॉडल, एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार ही तय करती थी कि देश में क्या बनेगा, कितना बनेगा और कैसे बनेगा। अब इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए एक चीज जाननी जरूरी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या शॉर्ट में बीओपी। इससे आप किसी भी देश का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये बस इस बात का हिसाब रखता है कि देश में कितनी विदेशी करेंसी, मान लीजिए डॉलर्स, आ रही है और कितनी बाहर जा रही है। अगर डॉलर्स बाहर ज्यादा जा रहे हैं और अंदर कम आ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि देश घाटे में चल रहा है। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज है, राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट। इसको बिल्कुल अपने घर के बजट की तरह समझिए। अगर आपका खर्चा आपकी कमाई से ज्यादा है तो क्या होता है? आप घाटे में होते हैं, है ना? ठीक, बिल्कुल वैसे ही जब सरकार टैक्स से जितना कमाती है उससे कई ज्यादा खर्च कर देती है तो उसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। और इस गैप को भरने के लिए सरकार क्या करती है? या तो वो कर्ज लेती है या फिर ज्यादा नोट छापती है। और इन सब समस्याओं के ऊपर एक और बड़ी चीज थी जिसे कहते थे लाइसेंस राज। ये एक ऐसा मकड़जाल था कि आप सोच भी नहीं सकते। एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए भी एक बिजनेसमैन को 80, जी हाँ 80 अलग अलग सरकारी दफ्तरों से लाइसेंस या परमिशन लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम ने नए आइडियाज और बिजनेस करने की हिम्मत का सचमुच गला घोट दिया था। और देखिए, ये नीतियां कोई 1-2 साल नहीं बल्कि दशकों तक चलीं और धीरे धीरे ये भारत की आर्थिक नींव को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। 60 का दशक यानी 1960s तो जैसे एक के बाद एक झटके लेकर आया। पहले 1962 में चीन से युद्ध हुआ जिससे हमारा रक्षा खर्च एकदम से डबल हो गया। फिर 1965 में पाकिस्तान से जंग हुई तो अमेरिका ने अपनी मदद रोक दी और मानो इतना काफी नहीं था कि उसी दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा और अनाज का संकट खड़ा हो गया। नतीजा, अंत में दबाव में आकर 1966 में हमें रुपए की कीमत 57% तक गिरानी पड़ी। ये लाइसेंस राज कितना नुकसानदायक था, इसे देश के एक बड़े उद्योगपति रतन टाटा के शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था, इसने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का गला घोट दिया। ये एक ऐसा सिस्टम था जो क्रिएटिविटी को नहीं बल्कि सिर्फ नियमों का पालन करने वालों को इनाम देता था। मतलब साफ था, ये सिस्टम आगे बढ़ने वालों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सिर झुकाकर जी हुजूर कहने वालों के लिए था। फिर आया 1980 का दशक और तब तक सरकारी खर्चे जैसे बेकाबू हो चुके थे। वो जो फिस्कल डेफिसिट था वो बढ़कर जीडीपी के 10% तक पहुंच गया था। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा था
और इस बड़े से गड्ढे को भरने के लिए सरकार विदेशों से बहुत ऊंचे, बहुत महंगे ब्याज पर कर्ज ले रही थी और देश एक खतरनाक कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसता जा रहा था। तो जमीन तो पहले से ही आप कह सकते कमजोर थी ही, और फिर 1991 में एक ऐसा आर्थिक तूफान आया जिसने जैसे सब कुछ तबाह करने की धमकी दे दी। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि दशकों से कौन-कौन सी समस्याएं पनप रही थीं। एक तो लगातार बढ़ता सरकारी घाटा, दूसरा देश में प्रोडक्शन का एक तरह से रुक जाना, तीसरा लाइसेंस राज की वजह से हमारा एक्सपोर्ट लगभग जीरो था, चौथा विदेशी कर्ज पर ब्याज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था, और इन सब के ऊपर देश में भयानक राजनीतिक अस्थिरता थी। और फिर 1990-91 में जैसे एक साथ 4 बड़े झटके लगे। पहला, सोवियत संघ बिखर गया, जो हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। दूसरा, खाड़ी में युद्ध छिड़ गया और कच्चे तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी। तीसरा, देश में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। सोचिए, 18 महीनों में 3-3 सरकारें बदल गईं। और चौथा, और ये बहुत बड़ा झटका था, इन सब हालात को देखकर दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत की रेटिंग गिरा दी। इसका मतलब साफ था, अब हमें कोई भी देश या बैंक उधार देने को तैयार नहीं था। जरा इस चार्ट को देखिए। खाड़ी युद्ध शुरू होते ही कच्चे तेल की कीमत $15 प्रति बैरल से उछलकर सीधे $35 हो गई, 2 गुने से भी ज्यादा। अब भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है, उसके लिए ये किसी सुनामी से कम नहीं था। हमारा इंपोर्ट बिल, हमारा खर्चा रातों रात आसमान पर पहुंच गया। ऐसे बिल्कुल निराशा भरे माहौल में देश की कमान संभाली 2 लोगों ने, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके चुने हुए वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस जोड़ी ने वो कर दिखाया जिसकी उस वक्त शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कुछ ऐसे हिम्मत भरे, ऐसे साहसिक फैसले लिए जिन्होंने भारत की कहानी का रुख ही मोड़ दिया, हमेशा के लिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था देश को फौरन दिवालिया होने से बचाना, और इसके लिए एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला लेकिन उस वक्त का सबसे जरूरी फैसला लिया गया। देश का 67 टन सोना गिरवी रखा गया। इस सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंकों में भेजा गया ताकि हमें थोड़ा और वक्त, थोड़ा और कर्ज मिल सके। ये किसी भी देश के लिए एक मुश्किल घड़ी थी, लेकिन ये उस वक्त जिंदा रहने के लिए जरूरी था। सोना गिरवी रखने से हमें थोड़ी सी मोहलत मिली, बस सांस लेने भर की। और फिर शुरू हुआ सुधारों का एक जबरदस्त तूफान। पहला कदम, रुपए की कीमत गिराई गई ताकि दुनिया के बाजारों में हमारा सामान सस्ता हो जाए और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। दूसरा कदम, व्यापार पर लगी बेरियों को तोड़ा गया। बाहर से आने वाले सामान पर जो रोक टोक थी उसे हटाया गया और भारी भरकम टैक्स कम किए गए। और तीसरा और सबसे क्रांतिकारी कदम, एक ही झटके में 80% इंडस्ट्रीज को उस लाइसेंस राज के चंगुल से आजाद कर दिया गया। दशकों बाद भारत की अर्थव्यवस्था को जैसे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला था। और अपने उस ऐतिहासिक बजट भाषण में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा वो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा, धरती की कोई भी ताकत उस आइडिया को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है, और दुनिया में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय एक ऐसा ही आइडिया है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नए आत्मविश्वासी भारत का ऐलान था। और इन सुधारों का असर जबरदस्त और लगभग फौरन देखने को मिला। ये भारत के लिए सचमुच एक नई आर्थिक सुबह थी। आपको याद है हमने कहाँ से शुरू किया था? 1991 में उस संकट के दौर में भारत के पास सिर्फ $1 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार था। ये इतना कम था कि उससे सिर्फ 3 हफ्तों का जरूरी इंपोर्ट हो सकता था। और अब आज की तस्वीर देखिए। उस $1 अरब से आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $644 अरब से भी ज्यादा है। हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। ये जो अविश्वसनीय बदलाव है ना, ये 1991 में लिए गए उन्हीं साहसिक फैसलों का सीधा नतीजा है। 1991 के उन सुधारों ने ही उस आधुनिक भारत की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। उस संकट ने ये दिखा दिया कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी बड़े मौकों को जन्म दे सकती है। तो अब सवाल ये है कि भारत का अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या होगा? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।